माँ नाश्ते में क्या बनाया है? आलू के पराठे बनाए हैं आज। अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आ जाएगा फिर तो। तुझे पसंद है ना आलू के पराठे? हाँ माँ, ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप जब भी पराठे बनाती हो ना तो बहुत ही मजा आता है। तो बता तुझे कौन कौन से पराठे पसंद है? आलू के, गोभी के, और एक बार वो जो आपने सफेद वाले बनाए थे ना। है सफेद वाले कौन से छोटे? अच्छा, पनीर वाले। ये कहानी इन्हीं दोनों भाइयों की है। हरीश और उसका छोटा भाई सतीश अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उनके पिता बड़े किसान थे। उनके पास काफी जमीन थी, लेकिन एक दिन यही जमीन उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बन गई। अरे ये तो बता दे कि पराठा कैसा बना है हरीश, बस खाए ही जा रहा है। हाँ अच्छा बना है। क्या बात है बेटा, देख रही हूँ तेरा मन कहीं और है। क्या सोच रहा है? इतना गुस्सा गुस्सा सा क्यों है? देखो माँ, मैं साफ साफ कह देता हूँ, सड़क किनारे वाला खेत तो मैं ही लूंगा। भैया ने ये कैसे मान लिया कि वो खेत उनका है? अरे पर उसके बदले मैं तुझे वो बड़ा वाला खेत तो दे रही हूँ ना। रहने दो माँ, अगर छोटे को वो सड़क वाला खेत ही चाहिए तो दे दो उसे ही। और तू क्या लेगा फिर? मुझे जमीन और संपत्ति का कोई लालच नहीं है माँ। लालच जैसी कोई बात नहीं है भैया, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। माना कि पिताजी के जाने के बाद आपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही सारी संपत्ति के मालिक हैं। ये क्या बात है सतीश? कम से कम पराठे तो चैन से खा ले, फिर करते रहना बंटवारे की बात। वैसे भी अभी मैं जिंदा हूँ, जब मर जाऊं तो इस घर के बीच में दीवार खड़ी कर लेना, समझे? माँ। सतीश की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन एक बार में ही गुजर गया। उसे वो सड़क किनारे वाला खेत तो मिल गया था, लेकिन वो अपने बड़े भाई का प्यार खो बैठा था। तभी अपनी छत पर हरीश टहलने के लिए आया। वो सर्दी की सुबह थी। हरीश ने सतीश को देखा, 2 सेकंड नजरें मिलाई और फिर दूसरी तरफ मुंह करके टहलने लगा। सतीश भी हरीश को देखकर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हरीश के घर के नीचे से उसकी बहू हर्षिता ने उसे आवाज लगाई, पापा जी जल्दी नीचे आ जाओ, पराठे बन गए, ठंडे हो जाएंगे। हर्षिता की बात सुनकर हरीश सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने एक नजर फिर सतीश को देखा, जो नजरें झुकाए बैठा था, पर हरीश ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो नीचे आ गया। कहाँ चले गए थे आप पापा जी? देखिए ना पराठे ठंडे हो रहे हैं। कहीं नहीं बेटा, वो ऐसे ही छत पर जरा टहलने गया था। कितनी ठंड है और आप ऊपर ठंड में टहलने चले जाते हो, बीमार पड़ जाएंगे। यहाँ बैठिए, मैं पराठे लेकर आती हूँ, साथ में दही लेकर आऊं? नहीं, पराठे के साथ सिर्फ चाय दे दो। सिर्फ चाय क्यों? पता है, जब मेरी माँ पराठे बनाती थी ना तो हम दोनों भाई, मेरा मतलब हम सब चाय के साथ ही पराठे खाते थे। फिर शाम को जब हर्षिता अपने पति हिमांशु के साथ बैठी थी, सुनिए आज मुझे सब जानना है। क्या जानना चाहती हो? यही कि पापा जी और चाचा जी आपस में कभी बात क्यों नहीं करते? हम उनके घर क्यों नहीं जाते और वो हमारे घर क्यों नहीं आते? आप हमेशा टाल देते हो, पर आज मुझे सब जानना है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई दोनों भाइयों के बीच। अच्छा बाबा, धीरे बोलो, सब बताता हूँ। उस दिन हिमांशु ने हर्षिता को सारी बात बता दी। सारी कहानी जानने के बाद हर्षिता दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे दोनों परिवारों को एक किया जाए। सुनो, आपसे जरा एक काम है। हाँ क्या हुआ, बताओ। मुझे ना वो दादी वाला चूल्हा चाहिए। हंस क्यों रहे हो? आजकल की बहुएं भी ना, उन्हें चूल्हा दो तो कहती हैं कि गैस चाहिए, और अगर गैस दो तो कहती हैं कि चूल्हा चाहिए। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना करो जितना कहा मैंने। अच्छा बाबा ठीक है। पता नहीं स्टोर में कहाँ किस कोने में पड़ा होगा। हाँ तो जिस भी कोने में पड़ा हो हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अरे पर तुम्हें करना क्या है दादी के चूल्हे का? क्या आप नहीं चाहते कि चाचा जी हमारे साथ आ जाएं, दोनों परिवार एक हो जाएं? धीरे बोलो हर्षिता, पापा जी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी डांट पड़ेगी। देखो मैं चाहता तो हूँ, पर हम उस घर में ना तो जा सकते हैं और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। हाँ तो आप चिंता मत करो ना तो हम उस घर में जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। आप तो बस देखते जाओ, चाचा जी खुद ही चले आएंगे। इम्पॉसिबल। हिमांशु की बात सुनकर हर्षिता मुस्कुरा दी और फिर अगली सुबह उसने अपनी दादी सास की वही साड़ी और स्वेटर पहना जो वो अक्सर पहना करती थी। उसके बाद उसने छत पर चूल्हा जलाया और गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी बगल की छत में सतीश टहलने आया। गजब की सर्दी पड़ रही थी तो उसके हाथ में एक चाय का कप भी था। फिर उसकी नजर जैसे ही हर्षिता पर पड़ी, उसके हाथ से वो चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। उसे हर्षिता में अपनी माँ नजर आ रही थी। जैसे ही हर्षिता ने देखा कि उसके चाचा ससुर उसे ही देख रहे हैं, तभी उसने जोर से आवाज लगाई, सभी लोग आ जाओ भाई, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, चाय के साथ बढ़िया पराठे खा लो। देखो तो कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, जो पहले आएगा वो पहले खाएगा।
हर्षिता की बात सुनकर नीचे खड़ा हरीश भी हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हर्षिता कैसी बातें कर रही है, पर हिमांशु पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। हिमांशु ने अपने पापा को छत पर चलने के लिए कहा। उधर दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी सतीश के कदम अपने आप ही हर्षिता और उसके चूल्हे की तरफ चल पड़े। एक पराठा मिलेगा बेटी? हाँ छोटे पापा, जरूर। पनीर का पराठा बनाया है, आपको पसंद है ना? इतना सुनते ही सतीश ने झट से पराठे का निवाला खाया और फूट फूट कर रोने लगा। ये सब देखकर पीछे खड़ा हरीश हैरान था। वो तुरंत सतीश के पास आया और रोते हुए बोला, कैसा लगा छोटे, पनीर का पराठा? अगले ही पल हरीश किसी छोटे बच्चे की तरह अपने भाई के गले लग गया। आ गया? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या होगा? तो फिर अभी से कंबल में? अरे बाबा, सारा काम निपटा लिया है, अब ठंड लग रही है बहुत। अच्छा ठीक है, पर एक कप चाय तो पिला दो यार। सॉरी यार, अब तो मैं कंबल में बैठ गई हूँ। आप प्लीज अपने लिए चाय बना लो, चाहे तो मैं कल आपके लिए 2 कप बना दूंगी पक्का। तुम भी ना कमाल ही हो। प्लीज बना लो ना, मेरा कंबल से निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सच में। हाँ हाँ ठीक है, मैं बना लूंगा। अच्छा सुनो, एक और बात कहनी है, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलो ना। अगर बना ही रहे हो तो 1 कप मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज। ये कहानी है समीर और नीलम की। समीर एक कारपेंटर था और उसकी शादी नीलम से हुई थी। नीलम बहुत गरीब घर से थी। उसके पिता मुरारी एक छोटे किसान थे। मुरारी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घर बना सके, इसीलिए उन्होंने अपने खेत में ही किसी तरह उधार लेकर एक कमरा बना लिया था। नीलम के 2 भाई बहन और थे। कुल 5 लोगों का परिवार एक ही कमरे में रहता था। नीलम का बचपन भी उसी कमरे में बीता था। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? अरे कुछ नहीं। बोलो ना, कुछ तो बात है, वरना तुम इतनी शांत कहाँ रहती हो? कुछ ना, वो बस अम्मा बाबूजी की याद आ रही थी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम घर हो आओ। अरे नहीं जी, वो तो बस ऐसे ही। देखो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा मन है तो मिलाओ ना सबसे। नहीं नहीं, अभी नहीं, गर्मियों में चलेंगे हम। समीर समझ गया था कि नीलम को अपने माता पिता की याद आ रही थी और वो ये भी समझ गया था कि वो अभी अपने घर जाने के लिए क्यों मना कर रही थी। दरअसल गर्मियों में तो उसके माता पिता बाहर सो जाते थे और नीलम और समीर को अंदर सुला देते थे, लेकिन सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाती थी। ऐसे में अगर समीर और नीलम भी वहाँ चले जाते तो वो लोग कहाँ सोते, और यही सोचकर नीलम ने समीर को ठंड में वहाँ जाने से मना कर दिया। पर समीर के मन में तो कुछ और ही उपाय चल रहा था। अगले दिन, अरे आपने उठाया क्यों नहीं? ओहो 10 बज गए, अब घर का काम कौन करेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी, बस छूट जाएगी। बस छूट जाएगी? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे मायके और मेरे ससुराल, चलो अब जल्दी करो। परवर कुछ नहीं, मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है, हम जा रहे हैं बस। वो तो ठीक है, पर हम सोएंगे कहाँ, यही सोच रही हो ना तुम? समीर के इतना कहते ही नीलम की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि समीर उसकी दुविधा समझ गया था। तभी समीर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं दामाद बनकर नहीं बल्कि बेटा बनकर चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद दोनों बस में बैठकर नीलम के गांव के लिए चल दिए। नीलम ने अपना बैग संभाला हुआ था और समीर ने अपना। समीर के बैग को देखकर नीलम बोली, इसमें क्या ले जा रहे हो जी, बड़ा भारी लग रहा है। इसमें ना गंदे कपड़े हैं, 2-3 हफ्तों के, अपनी साली से धुलवाऊंगा जाकर। इस बात पर दोनों जोर से हंसे और फिर कुछ घंटों के बाद वो दोनों नीलम के गांव पहुंच गए। कुछ देर पैदल चलने के बाद दोनों नीलम के पापा मुरारी के खेत पहुंचे, जहां बस एक ही कमरा था और नीलम की माँ रामकली बाहर खाना बना रही थी। नीलम और समीर को देखते ही मुरारी और रामकली बहुत खुश हुए। अरे तुम दोनों ने तो खबर भी नहीं दी, ऐसे अचानक। अचानक नहीं आते मम्मी जी तो आपके चेहरे पर ही मुस्कान कैसे देखते। रामकली ने उन दोनों को अंदर बिठाया और खुद उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई। मुरारी उन दोनों से बातें कर रहा था और उधर समीर पूरे कमरे को बड़े गौर से देख रहा था। उस एक कमरे में ही सारा सामान रखा था, राशन से लेकर रजाई तक। समीर समझ गया था कि मुरारी और रामकली बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। बातें करते करते रात हो गई। तब तक नीलम के छोटे भाई बहन भी खेल कर आ गए। सबने साथ में खाना खाया और फिर जब सोने की बारी आई तो रामकली ने वही कमरे के पूरे फर्श पर चादर और दरी बिछा दी। अब उस कमरे में 6 लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बुरी तरह से फंसे हुए थे। ये देखकर नीलम बहुत शर्मिंदा हो रही थी। सब लोग जैसे तैसे लेट तो गए, पर रात में जैसे जैसे ठंड बढ़ी तो सब अपनी अपनी तरफ रजाई खींचने लगे। कभी मुरारी की रजाई छीन ले जाती तो कभी दूसरे कोने में समीर बिना रजाई के ठंड में कपकपाने लगता।
बड़ी मुश्किल से रात कटी। फिर अगली सुबह जब सब लोग उठे तो देखा कि समीर वहाँ नहीं था। सब परेशान होने लगे। तभी उन्होंने देखा कि समीर खेतों के बीच से चला आ रहा है और उसके कंधे पर 3-4 बांस है। ये क्या है जी? इसे बांस कहते हैं, बहुत मजबूत होता है ये। अरे वो तो मुझे भी पता है, पर इन्हें क्यों ले आए हो? अभी सब पता चल जाएगा, तुम जल्दी से एक कप चाय बना दो। हाँ ठीक है, चाय पियो और अपने घर चलो। मुझे पता है कि कल आपको ठीक से नींद नहीं आई होगी। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। और रही बात रात की, तो मैं उसी का तो जुगाड़ कर रहा हूँ। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि समीर क्या करना चाहता था, पर तभी समीर ने अपना थैला खोला जिसमें उसके सारे औजार थे। उसने फौरन आरी निकाली और बांस को काटना शुरू कर दिया। फिर पूरे दिन काम में लगा रहा और शाम को उसने कमरे में एक डबल स्टोरी बेड बांस से बनाकर तैयार कर दिया। उसने ये आइडिया तो अपने घर में ही सोच लिया था और इसीलिए वो यहाँ आया भी था। उस रात रामकली और मुरारी नीचे जमीन पर सोए और बेड पर उसकी साली और नीलम सोए, जबकि सबसे ऊपर दूसरी मंजिल वाले बेड पर वो अपने साले के साथ सो गया। समीर की इस तरकीब से सब लोग बहुत अच्छे से सो पाए। और फिर अगले दिन, मान गए दामाद जी, आप तो बहुत ही बढ़िया बढ़ई हो। आपने तो कमाल ही कर दिया। अब तो आप जितने दिन रहना चाहो यहाँ रहो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं मम्मी जी, अब मेरा काम पूरा हो गया। अब मैं और नीलम अपने घर जाएंगे। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब डबल स्टोरी बेड में आप सभी लोग आराम से सो सकोगे। रामकली और मुरारी की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर नीलम की आंखों में अपने पति के लिए सम्मान और गर्व साफ दिख रहा था।